और अब खबरें तफसील से। लद्दाख ट्रैकिंग के लिए अहम मकाम है। ये सबसे मशहूर एडवेंचर टूरिज्म में से एक है। चादर ट्रैक मौसम शर्मा के लिए एक बहुत ही मुनफरिद ट्रैक है। ये एडवेंचर के लिए बेहतरीन जगह है। चादर ट्रैक एक रिवायती रास्ता है जिसे ज़ांस्कार के लोग सर्दियों में लेह और लद्दाख के दीगर इलाकों से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर उस वक्त जब दरियाए ज़ांस्कार जम जाता है। अब यह रास्ता एडवेंचर के तौर पर भी मशहूर है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए अल्टोआ के सदर ने बताया कि चादर ट्रैक के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल तकरीबन 3,000 से 35,000 ट्रैकर्स आए थे, लेकिन इस साल सिर्फ 2,000 तक की तवक्को है। ट्रैकर्स को कुछ जरूरी लवाजमात पूरे करने पड़ते हैं। प्रीता है मेरा नाम। हाँ, आई एम केरला से। हाँ, तो ये आप चादर ट्रैक के बैकग्राउंड। हाँ, या इज इट फर्स्ट टाइम और इससे भी पहले आए? नहीं, इट्स माय फर्स्ट टाइम। या क्या सोचा आपने? वो मैं 2 साल पहले ही करने वाले थे, लेकिन थोड़ा मतलब कोविड की वजह से नहीं हो पाए ना, तो इस साल ऐसे ही आ गया करने के लिए। तो आपने ये कब सुना, कहाँ से सुना कि वो मैं दूसरी ट्रेकिंग के लिए गया था, तो वहाँ से पता चला कि चादर के बारे में एक बंदा वहाँ पे आया था, उसने मतलब चादर के बारे में बताया था। तो मैंने गूगल पे सर्च किया। लाइक मुझे बहुत मतलब इट वाज वन ऑफ माय ड्रीम। सो अभी करने वाले हैं, बहुत एक्साइटेड है और हम सब है साथ में। कितने ग्रुप है आपके, कितने मेंबर्स हैं? इट्स अराउंड 15 पीपल इन आवर गैंग। मेरा नाम सलामत है। एक्चुअली मेरी अपनी ट्रैवल कंपनी है ज्योग्राफिक टूर्स के नाम से। तो मेरे भी काफ़ी ट्रैकर्स इस बार आ रहे हैं। काफ़ी अभी सबको अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी चादर स्टार्ट हो गया। चादर इस ऑन ये 8 तारीख से स्टार्ट हुआ है। तो मेरे भी तकरीबन 150 से 200 के करीब ट्रैकर्स रहेंगे इसमें। तो सर्दियों में आप माने तो सर्दियों में इस बार तो ठीक चला हमारा ट्रैवल, तो यहाँ पर अभी सर्दी स्टार्ट हो चुका है। सर्दी में हमारे पास केवल अभी ज़्यादातर वही चादर ट्रैक ही है। चादर ट्रैक में टूरिज्म डिपेंड होता है, तो उसके बारे में क्या? देखिए सर, चादर ट्रैक देखो सर, चादर ट्रैक एक आपको पता है कि ये बिल्कुल ऐसा ट्रैक है जो कहीं पे भी नहीं है दुनिया में, ठीक है। इट्स अ फ्रोजन रिवर ट्रैक। तो इसके लिए अभी इतने रूल्स बने हुए हैं, जैसे कि आपका मान के चलिए अभी पहले तो चादर ट्रैक 15 दिन 20 दिन का होता था, पूरा पदुम तक जाते थे, ठीक है। अभी तो काफ़ी शॉर्ट हो गया चादर ट्रैक। शॉर्ट होने के कारण अभी पहले तो फॉरेनर्स काफ़ी आते थे, अभी इंडियन का क्रेज़ है, ठीक है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको देखते हुए अभी काफ़ी शॉर्ट किया है क्योंकि काफ़ी रश आ रहा है चादर ट्रैक के लिए। पहले तो काफ़ी लंबा चलता था। तो अभी 5 दिन का चादर ट्रैक करा है, नीरक तक जाते हैं। ये फर्स्ट डे आपका शिंगरक हो गया, सेकंड डे टिप और थर्ड डे लास्ट हम नीरक जहाँ वाटरफॉल है वहाँ पे ख़त्म करते, फिर सेम रूट से हम वापस आते, 5 डेज़ में क्लियर हो जाते। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि देखिए अभी रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी है इधर, जैसे कि अभी आपका मेडिकल हो गया, ठीक है, अभी आपका ये रेस्क्यू हो गया, और आपका इंश्योरेंस हो गया, और आपका ये आल्टोआ का भी है, फ़ी है। इसी तरह बहुत सारे फीस है, जहाँ तक आप मान के चलिए एक आदमी को 10,000 रुपया देना पड़ता है, ठीक है। एनवायरमेंटल फ़ी के नाम से भी 2,000 रुपये चार्जेस। अब देखिए इसका बेनिफिट भी है, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, डिपेंड करता है, ठीक है। अभी मेडिकल फीस किस लिए लिया जाता है, अभी तो कोविड का भी अभी एक यहाँ पे ये हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है कि इसलिए अभी RT-PCR मैंडेटरी रखा हुआ है, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है इसका, अगर आप जैसे कि रेस्क्यू है, अगर किसी को कुछ हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे सारा फैसिलिटीज़ है रेस्क्यू की तरफ से। वहाँ पे हर जगह पे आपने जैसे कि अल्टरनेटिव रूट्स पे रोप वगैरह लगे हुए हैं, रेस्क्यू का टीम वहाँ पे रुका हुआ है, गेमा बैग तक भी है, अगर किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, मेडिकल के वहाँ पे डॉक्टर्स रखे हुए, मेडिसिन है, तो हर एक फैसिलिटीज़ है, ठीक है। इंश्योरेंस का अगर होता है डेथ इंजरी तो उसका भी कवर हो जाता है, तो ये एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज इसमें क्या है कि मुझे लगता है कि सर देखिए अभी चादर जो है, अभी आपको पता है कि ये हर एक का ड्रीम रहता है, ठीक है, हर कोई आता है चादर करने के लिए, हर एक का ड्रीम रहता है। तो इसमें मैं यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो आपका जो फीस है थोड़ा इसका, चलो ठीक है, अगर आप रेस्क्यू रखते हैं, मेडिकल रखता है, अब ये एनवायरमेंटल फ़ी है, जितने भी फीस है। देखिए ट्रैकिंग सिर्फ चादर ही नहीं है, ठीक है ना। लद्दाख ये आपका एक आल्टीट्यूड एरिया है, यहाँ पे समर में भी बहुत सारी ट्रैकिंग मतलब होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इतने रिस्ट्रिक्शंस किसी भी ट्रैकिंग में नहीं है। मैं डॉक्टर शैलेश रावल, मैं अहमदाबाद से गुजरात से। तो आप यहाँ पर चादर ट्रैक के लिए आए? तो हाँ, चादर ट्रक के लिए आए हैं। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, हमारे सीनियर है एक डॉक्टर हेमंत लेवा,
वो हर साल चादर ट्रैकिंग का कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं. ही हिमसेल्फ इज ए जनरल सर्जन, प्रोफेसर इन सर्जरी, and is organizing. I heard a lot about that in last 2-3 years, and this is my first trek in my life. तो इस बार आए वो सुन के कि इज नॉट फिजिकली मच चैलेंजिंग बट इज ए मेंटली इट इज वेरी चैलेंजिंग टू फेस द -30 डिग्री 40 डिग्री में गो एट नाइट. या तो आपने चादर ट्रक के बारे में क्यों सोचा, कहाँ से ये ख्याल आया कि इस बार मैं चादर ट्रक के लिए जाऊँगा? नहीं, अभी क्या है बेसिकली कि प्रोफेशनली वी आर सेटल, सोशली वी आर सेटल, बच्चे बड़े हो गए, अच्छा पढ़ रहे हैं, तो सोचा कि अब ट्रैकिंग और एडवेंचरस एक्टिविटी शुरू करें. काफ़ी ट्रैकर्स रजिस्ट्रेशन के लिए आए हुए हैं. तो ये मेन हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर है. यहाँ पे सिंगल विंडो है, इसमें आपका RT-PCR, मेडिकल, रेस्क्यू और ऑल्टो का NOC और वाइल्ड लाइफ का NOC मिलता है यहाँ से. हाँ जी. तो इस टाइम पे क्या एक्सपेक्टेशन है तो पहले के मुकाबले सर आपका रजिस्ट्रेशन और जो भी हो? मेरे ख्याल से अभी तक जो डेटा है, मेरा लास्ट जो हमारा हाईएस्ट नंबर गया था 3,500-4 हज़ार था. इस साल थोड़ा सा कम लग रहा है. आई थिंक अप टू 2,000 एक्सपेक्टेड है तो ट्रैकर्स. अगर कोई यहाँ पर ट्रैकर के लिए आता है चादर ट्रैक के लिए तो उसको मैंडेटरी क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ता है? सर सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैंडेटरी 3 डेज़ एक्लेमेटाइजेशन ज़रूरी है ले में. सेकेंड डे पे उनको RT-PCR नेगेटिव यहाँ पे वो टेस्ट करना है. थर्ड डे पे उनका रिजल्ट आएगा RT-PCR का, और ये RT-PCR फैसिलिटी एयरपोर्ट पे भी अवेलेबल है. दे कैन डू इट देयर ऑल्सो. और थर्ड डे पे फिर आपका अगर RT-PCR नेगेटिव आता है तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा. मेडिकली अगर आप फिट हैं तो आप आगे के प्रोसेस कर सकते हैं. अगर मेडिकली अनफिट होगा, डॉक्टर्स डिक्लेयर कि आप मेडिकली अनफिट है, आपका BP हाई है या जो भी प्रॉब्लम है, तो उनको चादर के लिए अलाउड नहीं होगा. तो ये चादर ट्रैक किस तरह का होता है सर, कितने दिन का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन और कम से कम कितने दिन का होता है? सर अब मेरे ख्याल से रोड कनेक्टिविटी काफ़ी आगे तक पहुंच गया है, ऑलमोस्ट सोमो तक पहुंच गया है. पहले ये ट्रैक शिंगरा से शुरू होता था, बट शिंगरा से भी 7 किलोमीटर आगे रोड पहुंच चुका है. चादर ट्रैकिंग जो है एक मशहूर ट्रैकिंग है सर्दियों के सीज़न में, क्योंकि फ्रोज़न रिवर के ऊपर चला जाता है इसका जो ट्रैकिंग है. तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कोने कोने से यहाँ पर लोग आए हैं चादर ट्रैकिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए. तो बात करें चादर ट्रैकिंग के लिए, इसमें होता है 5 डेज़ और 4 नाइट्स का चादर ट्रैकिंग, और जिसमें तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर का ट्रैकिंग होता है आना और जाना. तो हमने बात की टूरिस्ट से, तो वो भी एक्साइटेड है इस ट्रैकिंग के लिए. तो हम उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, और इस तरह के कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करने की हम आगे भी कोशिश करेंगे. कैमरामैन सोनम रिंचन के साथ मैं जिगमित न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए ले से. और SN अस्पताल ले में एक और अहम कारनामा अंजाम दिया गया है. SN अस्पताल में कामयाबी के साथ पहला ट्रांसरेथ्रा रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट अंजाम दिया गया है. इससे पहले ऐसे मरीजों को सर्जरी के लिए लद्दाख से बाहर स्किम्स, सौरा या दीगर मकामात का रुख करना पड़ता था. डॉक्टर नवाज अली हाल ही में SNM अस्पताल में यूरोलॉजिस्ट के तौर पर तैनात हुए हैं. इन्होंने कहा कि लद्दाख में पहली बार ऐसी सर्जरी हुई है. न्यूज़ 18 लद्दाख के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर नवाज अली ने बताया कि 60 साल के एक मरीज को पिछले 1 साल से दवाइयों से आराम नहीं मिलता था. इसके बाद उन्होंने ट्रांसरूथरल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट की सर्जरी की, जो कामयाबी से अंजाम दी गई. वो लोगों से यूरोलॉजी के मसाइल के लिए SNM अस्पताल का रुख करने की अपील कर रहे हैं. SNM हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम जो प्रोस्टेट सर्जरी का वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुली किया गया. तो इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं यूटी लद्दाख के फर्स्ट यूरोलॉजिकल सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नवाज अली. तो सर कल जो ट्रीटमेंट हुआ था फर्स्ट टाइम, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर, जो सक्सेस. एक्चुअली एक पेशेंट आए थे यहाँ पे OPD में कि अराउंड 60 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट. तो इनको थोड़ा सा यूरिन में प्रॉब्लम था, जैसे कि जिसको हम जैसे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम बोलते हैं प्रोस्टेट की रिलेटेड. तो फिर उनको एक्चुअली लास्ट 1 साल से मेडिकेशंस पे थे. मल्टीपल यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बट वो बता रहे थे कि बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हुआ है. तो फिर उसके बाद जैसे उसके सिम्टम्स के हिसाब से फिर मेरे को ऐसा लगा कि शायद इनको प्रोस्टेट के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. तो फिर हमने इवैल्यूएट किया, उनको इन्वेस्टिगेट किया पूरा जैसे करते हैं. तो वो करने के बाद फिर उनको ये पता चला कि उनको BPH था, दैट इज़ बिनन हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट बोलते हैं उसको, और उसमें ग्रेड 2 था.
तो उसके बाद फिर कुछ और इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे सिस्टोस्कोपी हो गया, दूरबीन से थोड़ा करते हैं। तो उसके बाद ये पता चला कि उनको थोड़ा सा मीडियम लोब हाइपरट्रॉफी भी बोलते हैं, वो भी था। तो यूजुअली इनमें क्या होता है, ऐसे जब कंडीशंस होते हैं पेशेंट को, यूजुअली मेडिसिन से उतना रिलीव नहीं होता है, तो उनके लिए यूजुअली इंडिकेशन वो है कि सर्जरी ही इंडिकेशन होता है। तो यूजुअली क्या होता है हमारे यहाँ पे, जब प्रोस्टेट के रिलेटेड जब प्रॉब्लम्स होते हैं, तो यूजुअली डॉक्टर्स बोलते हैं यहाँ पे, एक्चुअली स्पेशलिटी पहले थे नहीं हमारे यहाँ पे, तो वो यूजुअली बोलते थे कि आप लोग बाहर जाइए, बाहर जाके ऑपरेट कीजिए। वैसे उनको भी एडवाइस किया था पहले, बट वो पेशेंट थोड़ा सा हो सकता है फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम हो, पेशेंट यहाँ पे गए नहीं बाहर, मेडिसिन लेते रहा, बट उतना इम्प्रूव नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मेरे को लगा कि इनको ऑपरेट करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने फिर प्लान किया। प्री एनेस्थेटिक चेकअप करने के बाद पेशेंट को प्लान किया और वो सर्जरी किया जो यहाँ पे। तो माशाल्लाह वो कंप्लीट हो गया अच्छे से पेशेंट, इवन पोस्ट ऑप पीरियड में भी पेशेंट बिल्कुल स्टेबल रहा, और हम प्लान कर रहे हैं कि कल डिस्चार्ज करें उनको। तो और इस सर्जरी के बारे में अगर हम बताएं, यूजुअली क्या होता था कि पहले मोस्टली हम जैसे ओपन सर्जरी करते हैं, जिसमें जैसे कि हमें इंसिजन देना होता है, फिर पेट काट के फिर उसके बाद प्रोस्टेट में निकालते हैं, तो उसमें एक्चुअली कॉम्प्लिकेशंस उसके रिलेटेड कुछ होते हैं। बट आजकल एक्चुअली वो सिनेरियो जो है वो ख़त्म हुआ है। तो यूजुअली इसमें एंडोस्कोपिक इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, पेशाब के नाली के थ्रू ही जाके, उसमें कोई इंसिजन नहीं लगता, उसके थ्रू जाके तो प्रोस्टेट को फिर वहाँ से निकाला जाता है। तो बस प्रोसीजर के बारे में इतना ही। वो पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है, हम वी आर डिस्चार्जिंग टुमारो। ओके, तो सर जब से आपने एसएनएम हॉस्पिटल में अपॉइंटेड हुए, तब से आपको किस तरह के सिनारियो दिखा देते सर? जैसे यूरोलॉजी के रिलेटेड जितने भी डिजीज़ जैसे हमें बाहर देखने को मिलता है, वो यहाँ पे भी है। मुझे एक्चुअली 2 हुए हैं 2 महीने में। अगर मैं बताऊं तो जैसे सबसे मोस्ट कॉमन जो वो प्रोस्टेट के रिलेटेड ही डिजीज़ है, जैसे कि उसमें से आधे मेडिकेशन पे हैं। 3-4 पेशेंट ऐसे हैं जिनका पूरा यूरिन बंद हो गया बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट की वजह से, और उनको फिर हमें जैसे कैथेटर लगाना पड़ा। तो उनका भी हमने प्लान किया है कि बाद में अगर एक वाइडिंग ट्रायल होता है, अगर फेल होता है, तो उनमें भी हमें सर्जरी करना पड़ता है। और बाकी यूरिन जो इन्फेक्शंस होते हैं, रिकरेंट यूरिन का इन्फेक्शन होना, बार बार होना, जैसे बहुत सारे फीमेल पेशेंट्स आते हैं जिनको एक बार ट्रीट किया होता है, फिर उसके बार बार आते हैं, वैसे केसेस बहुत यहाँ पे आते हैं। और जैसे पेशाब का कंट्रोल नहीं होना, इनकॉन्टिनेंस जिसको बोलते हैं, तो वो भी बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं कंजर्वेटिवली ऑन मेडिकेशन, वो लोग हैं, सम ऑफ देम दे आर इम्प्रूविंग ऑल्सो। और बाकी स्टोन रिलेटेड डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे, जैसे कि किडनी में स्टोन होना, या जैसे पेशाब के जो नाली होता है, जैसे यूरेटर जिसको बोलते हैं, यूरेटर में स्टोन होना, इवन ब्लैडर में स्टोन होना, वो बहुत कॉमन है। बहुत पेशेंट्स आते हैं, कुछ लोग को निकल जाते हैं विद मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी, और किसी के लिए हमें ऑपरेट भी करना पड़ता है। और उसके साथ साथ जैसे ब्लैडर में, जैसे यूरिन में ब्लड आना, तो वो भी पेशेंट्स बहुत हैं। मैंने अभी तक मुझे लगता है 3 या 4 केसेस ऐसे होंगे इनको जैसे यूरिन में उनको ब्लड आ गया। तो यूजुअली जैसे 50-60 साल के बाद जब यूरिन में पूरा ब्लड आ जाता है, तो ऐसा मानते हैं मेडिकली कि अनलेस एंड अनटिल मतलब इट विल बी ब्लैडर ट्यूमर ओनली अनलेस प्रूवन अदरवाइज, ऐसे बोलते हैं। यूजुअली ब्लैडर कैंसर ही हो सकता है अगर ब्लड जैसे यूरिन में जब ब्लड आता है। तो उनको भी हमने इन्वेस्टिगेट किया। उस 4 पेशेंट में से 1 पेशेंट को इन्फेक्टिव कॉज मिला, और उसमें 3 पेशेंट को ब्लैडर ट्यूमर उनको डिटेक्ट हुआ। यहाँ पे सिस्टोस्कोपी दूरबीन से वो टेस्ट करते हैं, वो उसके बाद पता चला। और तो ऐसे केसेस आते हैं जो यूरोलॉजी के जितना मैंने यहाँ पे देखा है अभी तक। तो सर पहले इस तरह की जो केसेस आते थे, डिजीज आते थे, उसके लिए आउट ऑफ लद्दाख जाके ट्रीटमेंट करना पड़ता था सर। अब हम कितना उम्मीद कर सकते हैं इस तरह की ट्रीटमेंट? पहले ऐसा होता था कि इवन अगर प्रोस्टेट थोड़ा सा भी निकला तो डायरेक्टली बोलते थे, अगर अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट किया कि जैसे कि BPH है इसको पेशेंट को, तो डायरेक्टली बोलते हैं आप श्रीनगर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, एम्स चले जाओ। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि प्रोस्टेट की ही नहीं बल्कि यूरोलॉजी के रिलेटेड जितने भी जो भी कंप्लेन होंगे पेशेंट के, उनके रिलेटेड अगर किसी को अगर है तो वो आ जाइए यहाँ पे, मतलब हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जितना हो सके
हमेशा मेरा तो यही रहेगा कि मैं उनको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके यहीं पे ट्रीट करूं। इसमें से यूरोलॉजी में कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जहां पे हो सकता है हमें यहाँ पे नहीं कर पाए, जैसे कि थोड़ा सा जो बड़े बड़े प्रोसीजर्स होते हैं जहाँ पे 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं, है ना, उन प्रोसीजर में से आईसीयू सेटअप चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होता है। तो या किसी पेशेंट को कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन चाहिए होता है जो यहाँ पे नहीं मिलता है, जो यहाँ पे नहीं होता है, जैसे कि DTP हो गया, पेट CT हो गया। तो उन कंडीशन में हो सकता है हमें पेशेंट को यहाँ से रेफ़र करना पड़े। लेकिन मैं ये भी आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, यूजुअली यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट को बोलता है बाहर चले जाओ, उनको पता नहीं होता बाहर जाके कहाँ जाना है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे जिनको बोला दिल्ली चले जाओ, दिल्ली चले गए और कोई प्राइवेट नर्सिंग होम में मिल गया और वहाँ पे उनको अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो और ट्रीटमेंट भी आई डोंट थिंक उतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं मिलता उनको। तो मैं आप जितने भी जो आपके व्यूवर्स हैं उन सबको मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ पे आ जाइए, हम अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर हमें लगता है कि अगर पेशेंट करना हो तो हम ऐसे हॉस्पिटल में रेफ़र करें ताकि उनको बेटर से या बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। तो बस। अच्छा, लास्टली सर, आप लद्दाख के फर्स्ट यूरोलॉजी सुपर स्पेशलिस्ट हो, तो आप अपने बारे में भी थोड़ा बताएंगे सर। मैं करगिल से बिलोंग करता हूँ। करगिल में टाम्बेस मेरे विलेज का नाम है, और जो बेसिक स्कूलिंग मेरा वहीं पे हुआ है 10th तक करगिल में ही गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद 11th-12th जम्मू में किया, मैंने जम्मू से किया है, जम्मू में वहाँ गवर्नमेंट श्री रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल से की। तो उसके बाद MBBS स्किम्स से किया है, और फिर सर्जरी में मैंने PG किया है पोस्ट ग्रेजुएशन SMHS हॉस्पिटल से। तो उसके बाद फिर 2 साल मैंने बाहर काम किया एज दिस जनरल सर्जन। तो फिर उसके बाद फिर मैंने सुपर स्पेशलिटी का एग्ज़ाम दिया जो यूरोलॉजी में, और वो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फॉल मणिपुर से मैंने फिर ये MCH की डिग्री किया। उसके बाद फिर मैं इधर आ गया हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो लास्टली जो व्यूवर्स को, हमारे व्यूवर्स को होगा सर, उसके लिए कुछ मैसेज, जो इस तरह की डिजीज़ होंगे या शक भी होगा उनको कि इस तरह के कुछ सर। मैं व्यूवर्स को इतना बताना चाहता हूँ, जो लोग भी सुन रहे हैं या जिनके घर में किसी भी उनके फैमिली मेम्बर्स को अगर यूरोलॉजी के रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आ जाइए। आप लोग बेसिक इवैल्यूएशन यहाँ पे कर सकते हैं, और जो डिजीज़ यहाँ पे ट्रीट हो सकता है वो हम यहाँ पे करेंगे, कोशिश करेंगे, और जो नहीं हो सकता है उनके लिए हम एक बेटर हॉस्पिटल में मैं इनको गाइड कर सकता हूँ, काउंसलिंग कर सकता हूँ उनके लिए। तो मेरा हमेशा से यही रहेगा कि अगर इंशाल्लाह जैसे कि मार्च फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह हमारे सारे बेसिक जो इंडो यूरोलॉजी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह पहुंच रहे हैं, तो उसके बाद फिर हम स्टोन भी बिल्कुल, जैसे कि स्कारलेस जो मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर जैसे PCNL होता है, URSL करके होता है, वो सब हम इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे यहाँ पे। तो मुझे लगता है 80-90% जो यूरोलॉजिकल जो प्रोसीजर जो यूजुअली लगता है ज़रूरत लोगों को, वो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने पहले ही बोला, अगर मुझे लगा कि इनको बाहर भेजने की ज़रूरत है, तो आई कैन गिव देम, आई कैन काउंसिल देम ऑल्सो, आई कैन सेंड देम टू ए बेटर इंस्टीट्यूट सो दैट दे कैन गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट। शुक्रिया सर, थैंक। तो ये थे डॉक्टर नवाज अली, जो कि यूरोलॉजी सुपर स्पेशलिस्ट है, जो कि हमारे साथ बातचीत करते हुए कल का जो ट्रीटमेंट हुआ था प्रोस्टेट का सर्जिकल, उसके बारे में बता रहे थे, और साथ ही साथ ये कर रहे थे अगर यूरोलॉजी का कोई भी प्रॉब्लम हो वो आके इनके साथ दिखा सकते हैं। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैजिक में न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए ले से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चलते नजर होंगे। This is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. This is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लद्दाख लाइव। महकमा सेहत लेह ने CMO कॉन्फ्रेंस हॉल में नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत वायरल हेपेटाइटिस पर क्लिनिशियंस के लिए 2 रोज़ा तरबियती और वर्कशॉप का आयोजन किया। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए डॉक्टर याब्रांग ने बताया कि नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम 2018 में शुरू किया गया था, जिसका मकसद 2023 तक मुल्क से हेपेटाइटिस B और वायरस को ख़त्म करना है। उन्होंने मजीद कहा कि हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन एक वायरल बीमारी है और 350 मिलियन लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। इस बीमारी की वजह से सालाना 10 लाख से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसे बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन, मरीज़ की मुनासिब तशख़ीस और इलाज और फ़आल निगरानी के ज़रिए रोका जा सकता है। तरबियत के दौरान हेपेटाइटिस A, B, C, D और E वायरस वगैरह के बारे में बात की। जुले में डॉक्टर रबिया। आज हम यहाँ पे नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम द्वारा यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक से आए हुए डॉक्टर्स को ट्रेनिंग कम वर्कशॉप पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें ऑब्वियसली जो हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन एक वायरल डिजीज़ है जो थ्रू आउट दी ग्लोब एक बर्डन बना हुआ है डिजीज़। 350 million people are suffering from this disease and more than 1 million deaths occur every year. So it can be prevented through mass vaccination of people, through proper diagnosis and treatment of the patient and active surveillance means हम हर गांव में हर जाके एक को पॉपुलेशन को स्क्रीन करके उनको वैक्सीन देके इट कैन बी प्रिवेंटेड। सो नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम 2018 में लॉन्च हुआ था 28 जुलाई को विद द एम टू एलिमिनेट दिस हेपेटाइटिस B and C वायरस थ्रू आउट द कंट्री बाय 2030। डिप्टी कमिश्नर और CEO LAHDC करगिल संतोष सुखदेव ने जिले में यौम जमहूरिया 2023 की तकरीबात के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात के सिलसिले में अफसरान की एक मीटिंग की सदारत की और ज़रूरी इंतजामात जैसे कि मरकजी सजावट, दावतनामे, पीने के पानी, तिब्बी सहूलियात, एम्बुलेंसेस की दस्तियाबी, ट्रैफिक के इंतजामात से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया। DC करगिल ने तकरीब को जोशो खरोश और खुश असलूबी से मुनक़िद करने के लिए मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी। आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी सोसाइटी के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए चस्पा एनिमल वेलफेयर ने मरकजी बाजार लेह में पप्स एडॉप्शन कैंप लगाया है। न्यूज़ 18 लद्दाख के साथ बातचीत करते हुए चस्पा एनिमल वेलफेयर की डायरेक्टर स्टेंसन आंगमो ने बताया कि चस्पा एनिमल वेलफेयर बुनियाद पर 3 मसाइल के लिए काम करती है। इसमें एनिमल वेलफेयर, ख्वातीन और बच्चों और माहौलियात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वो हर साल इस तरह का कैंप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि इस मुहिम का मकसद लोगों को आवारा कुत्तों को गोद लेने की तरगीब देना है, जिससे आवारा कुत्तों के मसले को हल करने में मदद मिल सकती है। लोग कुत्तों के बच्चों को गोद लेना जानते हैं, लेकिन इसके बजाय अगर आवारा कुत्तों को गोद लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। उन्होंने कोविड के दौरान बहुत से रज़ाकारों की मदद से 2 माह के लिए फीडिंग ड्राइव का इंतज़ाम किया। लोगों के लिए अपना पैगाम शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि कुत्तों को मारना या जहर देना कोई हल नहीं है। हम हैं मेन बाज़ार लेके मेन बाज़ार में जहाँ पर का एक एडॉप्शन कैंप चल रहा है। तो आइए जानते हैं हम इनसे जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के संस्था के, तो क्या है इसके बारे में। तो मैम क्या है ये पूरा एडॉप्शन, क्या संस्था क्या है, आपकी कौन सी संस्था है? हमारे संस्था का नाम चस्पा फाउंडेशन है। सो हमारा 3 पिलर्स है जो हम 3 मेन इश्यूज़ के बारे में काम कर रहे हैं अभी। 1 इज़ एनिमल वेलफेयर, विमेन एंड चाइल्ड और एनवायरनमेंट पे। तो अभी एनिमल वेलफेयर के लिए हम हर साल
हर महीने हम कोशिश करते हैं कि एक अडॉप्शन कैंप लगाएं स्ट्रे पपीज़ के लिए। सो जैसे सब जानते हैं कि लद्दाख में स्ट्रे डॉग्स का कितना बड़ा प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन कितना एक्सप्लोजन हो गया है। तो अभी गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है, पर जितना गवर्नमेंट और बाकी और ऑर्गेनाइजेशन कर रही है वो इनफ नहीं है। जब तक हम सब मिलजुल के कुछ बड़ा सा ना करें। सो सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए है वो स्टेरिलाइजेशन है। सो अडॉप्शन कैंप एक सल्यूशन हो सकता है। तो अभी के लिए सिंस वी आर वेरी न्यू, तो हम हमारा सिर्फ एक ही साल हुआ है अभी ऑर्गेनाइज फॉर्म होके। तो अभी हमारा फ्यूचर में हम एक स्टेरिलाइजेशन सेंटर भी बनाना चाहते हैं। तो जब तक वो This is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal.